हमने आइन की पासदारी का हलफ उठाया है और अगर कोई जगह आइन तोड़ेगा तो हमें उसे लड़ना चाहिए। आलम साहब आबाद। आप तैयार हो जाए तो बता दीजिएगा भाई। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को भी और पाकिस्तान की पूरी आवाम को, तमाम सियासी जमातों को सवाए PTI के मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही साबित कदमी के साथ और एक जमहूरी और आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक इस मुल्क पर मुसल्लत करदा सिलेक्टेड हुकूमत और उसकी वज़ीर आज़म से आवाम की जान छुड़ाई है। और मैं हमेशा कहता था कि ये मनहूस हुकूमत है, और आप देखें अभी ये हुकूमत हटी तो फ़ौरन जो स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा था वो बढ़ना शुरू हो गया, डॉलर जो बेकाबू हो गया था वो कंट्रोल में आया, और जो इजाफ़ा उसमें हुआ था पिछले कुछ दिनों में वो वापस होना शुरू हो गया, और आज शायद ग़ालिबन 182 रुपये के करीब जो है वो डॉलर हो गया है, जो 190 को जाके उसने टच किया था। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह अगर ये तमाम सियासी जमातें मिलकर इस मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो हमारी मईशत भी बेहतर होगी और लोगों के मसाइल भी हल होंगे। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का कल एक इजलास हुआ था, और वैसे तो पूरे मुल्क में तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इस नहुसत का ख़ात्मा किया है इस मुल्क पर से, उनके कारकुन अपने अपने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, आतिशबाजियाँ हो रही हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तहत एक जलसा नुमा जो है वो जश्न मनाया जाए, जिसका नाम हम जश्न निजात रखें, और वो जश्न निजात हम 15 अप्रैल बरोज़ जुमा रात 9 बजे बाद नमाज इशा 3 तलवार के मकाम पर जो है वो मुनक़िद करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसमें आप देखेंगे कि कराची के बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो शरीक होंगे, और इस हुकूमत की जो नई जो हुकूमत आई है उसको वेलकम करेंगे, और जो PTI की आइन शिकन हुकूमत ख़त्म हुई है उसके ख़ात्मे का जश्न मनाएंगे। मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ नई हुकूमत को कि उन्होंने एक तो 25,000 रुपये जो मिनिमम वेज है उसका ऐलान किया है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पिछले बजट में 25, बल्कि उससे भी शायद पहले 25,000 रुपये हमने मिनिमम वेज का ऐलान किया था, लेकिन फिर अदालती कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ केसेस हुए, उसकी वजह से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो अभी हम उस प्रोसेस में थे कि अदालती फ़ैसले की रोशनी में उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करें। जो बुनियादी नुक्ता उठाया गया था उस केस में भी वो ये था कि बाकी सूबों में मिनिमम वेज मुख्तलिफ है, लेकिन कल जब नए वज़ीर आज़म ने ये ऐलान किया कि हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज कर रहे हैं और बाकी सूबों से भी ये कहेंगे, उनसे मशावरत भी करेंगे कि उस पर अमल दरामद करें, तो मैं समझता हूँ कि वो जो अदालत का फ़ैसला था उसमें भी जो मुश्किलात थी वो ख़त्म हो जाएंगी, और पूरे मुल्क में जो भी मज़दूर हैं जिनकी कम से कम उजरत है वो 25,000 रुपये हो जाएगी। और ये वो मुतालबा था जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने जब सूबा सिंध की हुकूमत ने ऐलान किया था 25,000 का, हमने तमाम सूबों से, वफाकी हुकूमत से डिमांड किया था कि महंगाई बहुत हो गई है और आप जो मिनिमम वेज है उसको 25,000 रुपये कर दें। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छा इकदाम था। दूसरा 10% पेंशन में इजाफ़ा किया गया है, खुशाइन बात है। बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, और ये मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि जो पेंशन लेने वाले लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनको भी ये फ़ायदा होना चाहिए इसका। इसके साथ साथ एक और तमाशा जो इस वक्त पूरे मुल्क में इमरान ख़ान ने रचाया हुआ है वो मरासले की कहानी है। बकौल इमरान ख़ान के किसी ख़त के ज़रिए इमरान ख़ान को धमकी दी गई थी या पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। जो वाक़याती शहादतें हैं, जो मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इमरान ख़ान की बातें हैं, जो मुख्तलिफ़ इवेंट्स हुए हैं, वो इमरान ख़ान के इस दावे को झुटलाते हैं
इसलिए कि इमरान खान ये कहता है कि 7 मार्च को ये कोई मरासला आया जिसमें ये कहा गया था कि जो अदम एतमाद की तहरीक इमरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रही है, अगर तो वो कामयाब हो गई तो पाकिस्तान को हम माफ़ कर देंगे, अगर वो नाकाम हो गई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। और ये जो नियाज़ी साहब हैं वो ये समझते हैं जी 7 तारीख को था तो ये 8 को आ गया, इसलिए उनको पहले कैसे पता चला। आप सब इस बात के गवाह हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अभी से नहीं, पिछले 2 साल से ये बात कर रहे थे। जब PDM बनी थी उस वक्त भी ये बात हुई थी और उसके अंदर भी अदम एतमाद की तहरीक का हवाला है। और जब PDM के अंदर इख्तलाफ हुआ, जब पीपल्स पार्टी से अलग हुई, तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि PDM की जमातें ये चाहती थी कि हम असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि अदम एतमाद की तहरीक जो लाई जाए पहले, उसके बाद इस्तीफ़ों की बात हो। इत्तफाक नहीं हुआ, बात ख़त्म हुई। लेकिन उसके बाद भी ग़ालिबन पिछले साल अक्टूबर से या सितंबर से ये सिलसिला शुरू हो गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ से जेल में मिले, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से मिले, नवाज़ शरीफ साहब से बात हुई, दीगर जो कायदीन थे PDM से उनसे बात हुई, और इन तमाम जमातों को कायल किया कि मौजूदा हुकूमत को हटाने का आइनी तरीका जो है वो अदम एतमाद की तहरीक है और उस पर भी हमें जाना चाहिए। 27 फरवरी को जब कराची से अवामी मार्च का आगाज़ हुआ, कराची से लेके इस्लामाबाद तक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जितनी तकारीर की, उन तमाम तकारीर में ये मुतालबा किया कि इमरान खान अगर तुम्हारे अंदर जुर्रत है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करो, इस्तीफ़ा दो, नए इंतखाबात कराओ ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी हैसियत क्या है। और उस वक्त ये PTI के सारे जो 300 भोंपू थे ये कहते रहे कि इमरान खान 2023 तक भी रहेगा, बल्कि 23 के बाद 2 तिहाई अक्सरियत लेकर आएगा और 28 तक भी रहेगा, और ये मजाक उड़ाते रहे। और जब बिलावल साहब यहाँ से चले थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो जो उन्होंने अवामी एहतजाज शुरू किया है, इस्लामाबाद पहुँचने के बाद अपने इस एहतजाज को वो पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में लेकर जाएंगे। और जो जो कुछ उन्होंने कहा था, जिस जिस तरह उन्होंने कहा था, मनवन उसी तरह वो सारी चीज़ें होती रहीं। जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हो गई, इमरान खान ने तकरीर करते हुए कहा, मैंने तो शुक्र अदा किया, मैंने नफल अदा किए हैं, मैं तो चाहता था कि मेरे ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आएँ और ये ट्रैप हो गए। ये सब उसने ख़ुद कहा, और ये 8 मार्च से बाद की बात है। इसका मतलब ये है कि वो जो सो कॉल्ड मरासला है वो पहले से उसके पास मौजूद था। 9 मार्च को वो बादराबाद MQM के दफ्तर पे गया है, और MQM के दोस्त बता रहे हैं उन्होंने किसी मरासले का जिक्र नहीं किया। उसके बाद वो कई दिनों बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मिला है, वो भी ये कहते हैं कि उन्होंने हमसे तो कभी जिक्र नहीं किया कि अमेरिका की कोई साजिश है। वो चौधरीयों से मिला है, उनको तो नहीं पता है कि अमेरिका की कोई साजिश है। तो वो ये ज़रूर कहता था कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है, फिर कभी कहता था सरप्राइज़ है। पहली मरतबा 27 मार्च को उसने इस सो कॉल्ड मरासले का ऐलान किया और बताया कि ये मरासला मेरे, पहले वो ख़त कह रहा था तो धमकी आई, लेकिन बाद में किसी ने बताया कि भाई ये नहीं, आपके अपने सफ़ीर ने एक केबल भेजी है जिसके अंदर ये कुछ इस तरह की बात लिखी है कि किसी से मुलाकात हुई। अच्छा, फिर दिलचस्प बात यह है कि 7 मार्च को बकौल इनके धमकी दी गई। 16 मार्च को पाकिस्तान की अमरीकी एम्बेसी में एक तकरीब होती है। उसी तकरीब में वही डोनाल्ड लू जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने इमरान खान की हुकूमत को हटाने की धमकी दी है, वो उस तकरीब का चीफ गेस्ट है। सफ़ीर उसको बुलाता है, वो खिताब करता है, उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही बात कि एक आदमी पाकिस्तान को और उसके वज़ीर आज़म को धमकी देता है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है, और उसको फिर वही एम्बेसडर शाबाशी भी देता है, उसका शुक्रिया भी अदा करता है, उसको चीफ गेस्ट करके वो बुलाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये अजीब सी बात है कि इस वक्त इस मुल्क की PTI को छोड़कर सारी सियासी जमातें गद्दार हैं, मुल्क की दुश्मन है। इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट गद्दार है, वो मुल्क की दुश्मन है, वो अमरीकी एजेंट है। इस मुल्क की पाक फ़ौज जो है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इस मुल्क में मीडिया के जो लोग हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान के साथ है, जो इमरान खान के साथ है वो मुहिब वतन है, जो इमरान के साथ नहीं है वो गद्दार वतन है। इमरान ने पहले हक़ व बातिल की जंग बनाई, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, उससे पहले करप्शन का नैरेटिव छला कि सब करप्ट है, मैं पारसा हूँ, और अब ये नई कहानी लेकर आ गया कि बाकी सब गद्दार हैं और मैं मुहिब वतन हूँ। मैं ये समझता हूँ
कि इस मुल्क की तारीख़ में जो मैंने देखे हैं या जो मैंने कुछ पढ़े हैं पॉलिटिकल लोग, मैंने इससे बड़ा अनार्किस्ट और फाशिस्ट आदमी नहीं देखा। ये इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत कर रहा है, इसकी नौज़बिल्ला मेरे मुंह में खाक, ये चाहता है कि ये मुल्क बर्बाद हो जाए, मैं अकेला बचा रहा हूँ। इस मुल्क का निज़ाम बर्बाद हो जाए, मैं अकेला बचा रहा हूँ। इस मुल्क की अदालतें, अफवाज, आइन सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं बचा रहा हूँ। और उस अपने आप को बचाने की चक्कर में इसने इस मुल्क की जड़ों को खोखला करने की कार्रवाइयाँ और साजिशें शुरू कर दी हैं। आप सब मिलकर, मैं समझता हूँ कि हमें ये बातें लोगों को बतानी चाहिए। और इमरान खान किस मुंह से ये कहता है कि वो तो एक मुहिब वतन है और बाकी सब जो हैं वो गद्दार हैं। इमरान खान की जमात को रिकॉर्ड पर चीज़ें मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में मौजूद है। उस रिपोर्ट में ये साबित हुआ है कि भारतीयों ने और इसराइलियों ने पीटीआई को फंडिंग की है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों की है। आज भी जब ये इमरान खान जा रहा था तो जाते जाते कोई एक तकरीर मुझे बताइए जिसमें उसने भारत की और मोदी की तारीफ़ नहीं की है। वो कहता है भारत की खारजा पॉलिसी आज़ाद है, भारत की खारजा पॉलिसी वहाँ के लोगों के हक़ में है, भारत की खारजा पॉलिसी कामयाब है, कोई दुनिया का मुल्क भारत को डिक्टेशन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कमज़ोर है और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़ी ताकतें डिक्टेट करती हैं। अगर ये बातें जिस तरह इमरान कह रहा है उसी तरह मान लें सारी सही हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पे आती है? वज़ीर आज़म तो तुम खुद थे। अगर खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है तो उसके ज़िम्मेदार तुम हो, उसका ज़िम्मेदार तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा है। और कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हुई, अभी बार बार कहते थे कि इमरान खान ने कश्मीर के इशू पर सौदा किया है। अभिनंदन जब पकड़ा गया पायलट, मुझे बताइए कि कहाँ पर भारत ने मुतालबा किया था कि मैं वापस करो, इसने वापस किया। कुलभूषण यादव को छोड़ने के लिए, रिलीफ देने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये नया कानून लेकर आया ताकि उसको अपील का हक मिल जाए। आप भारतीय एजेंट को जो पकड़ा गया है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं, उसको रिलीफ देने के लिए, उसको रिहा करने के लिए पाकिस्तान में कानून बना रहे थे आप, और इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं कि जनाब ये जो है वो एजेंट हैं किसी के और पैसे लेते हैं बाहर से। पीपल्स पार्टी को अमरीकियों ने, भारतीयों ने, इसराइलियों ने फंडिंग नहीं की है, यहूदियों ने फंडिंग नहीं की है। मैं आज आपके सामने एक सवाल रख के जा रहा हूँ। आप ज़रा पूछिए इमरान खान से कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ रहती है। आप पूछिए इमरान खान से कि उसकी बेटी की शादी किससे होने जा रही है। आप पूछिए उससे जिसको ये बेटी नहीं मानता, उसको $12,000 पर मंथ कहाँ से और किसके थ्रू जाते हैं। ये सवाल आते हैं, आप पूछिए उनसे, कभी आपको मौका मिले तो ये सवाल उठाइए उनसे और उसके बाद वो करें। और बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका ये साजिश कर रहा था, जो बार बार ये कह रहा है, अमेरिका साजिश कर रहा था कि इमरान को हटाओ। भाई अपनी हुकूमत तो तुमने खुद ख़त्म की थी, खुद असम्बलियाँ तोड़ी गैर आइनी तौर पर। हमारी लड़ाई तो ये थी कि गैर आइनी इकदाम नहीं होना चाहिए, वरना उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा कराने से पहले तो हम खुद कह रहे थे कि असम्बलियाँ तोड़ो, तब तो तुम नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन बाद में अमरीकी साजिश थी कि इमरान की हुकूमत ख़त्म हो, और इमरान ने खुद अपनी हुकूमत ख़त्म की, और सुप्रीम कोर्ट ने और अपोजिशन ने तो अमरीकी साजिश को नाकाम बना के इमरान की हुकूमत को बहाल करवाया था। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, और ये अगर मैं बात नहीं करूँगा तो बड़ी ज़्यादती होगी, कि पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद, और मुझे वाकई या मुझ जैसे और जो सियासी कारकुन हैं जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, उन्होंने जब ये देखा कि इस मुल्क की अदालतें और उस मुल्क की फ़ौज ऐन आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अगर उन्होंने सियासी मामलात में मदाखलत नहीं की, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारा आइन ये कहता है। अदालतों ने अगर आइन के मुताबिक फ़ैसला किया और नज़रिया ज़रूरत को दफन किया, तो ये आइन कहता है। जजेस ने और फ़ौज ने अपने हलफ की पासदारी की है। दूसरी तरफ इमरान ने, सदर अलवी ने, स्पीकर असद कैसर ने, डिप्टी स्पीकर सूरी ने और इनके जो दीगर कुछ वज़रा थे, उन्होंने अपने हलफ से इनहराफ किया है, आइन को तोड़ा है, और इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो आइन के आर्टिकल 6 के तहत जो है वो कार्रवाई
होनी चाहिए। इस हुकूमत ने मीडिया पर पाबंदियां लगाईं, मीडिया से लोगों की नौकरियां ख़त्म करवाईं। वो लोग जो आज़ादी से अपनी बात करते थे उनके ऊपर मीडिया चैनल्स के दरवाजे बंद करवाए, उनको ऑफ एयर करवाया। इन्होंने जजेस के ख़िलाफ़ साजिशें की, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भेजे। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ साजिश की। इन्होंने पीका का कानून बनाया ताकि इस मुल्क का आम आदमी भी जो सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी करता है उसको भी दबाओ। भाई तुम इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं, तुम अदालतों से खुश नहीं, तुम मीडिया से खुश नहीं, तुम पाकिस्तान के लोगों से खुश नहीं। अगर तुम किसी से खुश नहीं हो तो उसका मतलब है ख़राबी तुम्हारे अंदर है, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। बाकी तमाम जो इदारे थे, जो लोग थे, वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। यहाँ जो असल इशू है जिससे ये सारा मुद्दा शुरू हुआ कि इमरान खान को हटाया जाना चाहिए, वो इस मुल्क की मईशत की बर्बादी थी। इस मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई थी, इस मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी थी, इस मुल्क में चीनी का, आटे का, दवाइयों का, LNG का, खाद का, पेट्रोलियम का, जो इनके स्कैंडल्स आए थे बड़े बड़े, जिसमें इमरान खान के ATM मुलविस थे, उससे तवज्जो हटाने के लिए, उससे लोगों को दूर करने के लिए एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग इन चीज़ों को भूल जाएं। ये अपनी मकबूलियत की बात करता है। मकबूलियत तो आप देख लीजिए ना, पिछले 1.5 बरस में जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें PTI का हशर क्या हुआ है। कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, उसमें PTI का हशर क्या हुआ है। लाहौर में NA 133 के इलेक्शन में PTI के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई कि अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। वो लाहौर जहाँ PTI कामयाबी के दावे करती थी और बड़ी बड़ी उन्होंने वहाँ से नशिस्तें जीती थी, वोट लिए थे, वहाँ उन्होंने अपने आदमी को बिठा दिया और इलेक्शन में खड़ा नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त असल ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह एक नेब न्याजी गठजोड़ था जिसके ज़रिए अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, झूठे केसेस बनाए गए, PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे, जो एलिगेशंस थे करप्शन के, उनकी तहकीकात नहीं हुई। आज भी हलीम आदिल शेख को मुझे बताइए कि क्या नैब ने एक मरतबा बुलाया है? उन्होंने माना ज़रूर कि हम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एक मरतबा उसको नहीं बुलाया उन्होंने। जो BRT पेशावर का केस था उसमें कुछ नहीं किया। एहतसाब कमीशन जो KP में बनाया गया था उस केस में कुछ नहीं किया। ये जो बिलियन ट्री सुनामी वाला स्कैंडल था उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। मालम जब्बा का जो केस था उसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इनके वज़रा की करप्शन की कहानियाँ जब आपके सामने आएंगी तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि एक नया गठजोड़ भी है, वो है न्याजी गोगी गठजोड़। इस न्याजी गोगी गठजोड़ की तहकीकात होनी चाहिए कि ये जो फरा गोगी साहिबा हैं जिसको इमरान खान ने भगा दिया, जिसको मुल्क से फ़रार करा दिया उसके मियाँ समेत, उनको इस मुल्क में वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने जो करप्शन की है पंजाब में वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सूबा सिंध के मुतालिक तो झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, एलिगेशंस लगाई जाती हैं, आसमान सर पे उठाया जाता है। पंजाब में हर ओहदे के रेट फिक्स थे, हर ओहदे के, और वो पैसे कहीं पहुंचाए जाते थे। और जो बड़े सौदे हैं वो किसी वक्त मैं तफसील आपको दे दूंगा। दुनिया के कुछ और ममालिक हैं जहां पर अकाउंट्स खोले गए थे, बड़े बड़े सौदे यहाँ होते थे, काम यहाँ होते थे, पैसे डिपॉजिट उन अकाउंट्स पे होते थे और यहाँ पर डिपॉजिट स्लिप दिखाई जाती थी, उसके बाद वो काम हो जाता था। ये नेब न्याजी गठजोड़ तो एक और चीज़ थी। ये न्याजी गोगी गठजोड़ जो है ये इस पाकिस्तान की तारीख़ में लोगों के दिमाग ठिकाने लगा देगा जब इनकी कहानियाँ सामने आएंगी। और ये जो सारे जादू टोने, पीर फ़कीर और जिन्नात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, लगता है उन सबको इस काम पे लगाया हुआ था कि कलेक्शन करते रहो। और वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें हो रही, लेकिन एक चीज़ है, मैं मानता हूँ एक चीज़ सही है, जिसने भी ये कहा था बुज़दार जाएगा तो इमरान जाएगा, और बुज़दार गया तो इमरान गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के लोगों को इस बात को संजीदगी से लेना चाहिए कि हमारे
मुल्क में सियासी आज़ादी सबको है, इख्तलाफ राय करने का हक़ सबको है। लोगों से आप अपनी सियासत का प्रचार कर सकते हैं, नज़रिए का प्रचार कर सकते हैं, सोच का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। हम किसी को ये हक़ नहीं दे सकते कि कोई मुझे या हमारे साथ बैठे हुए में से किसी को भी कहे कि तुम मुहिब वतन नहीं हो, मैं मुहिब वतन हूँ। हम ये समझते हैं कि सबसे बड़े मुहिब वतन हम नहीं, हमसे बड़ा मुहिब वतन इस मुल्क में कोई नहीं है। हर शख्स की अपनी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है। हमने जो हलफ उठाया है हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। जिन्होंने अपने हलफ को तोड़ा है उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, वो मुल्क के दुश्मन है, वो आइन के दुश्मन है, वो आइन शिकन है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करें वकार भाई, बात करें फिर आपसे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद गनी साहब ने बहुत तफसील से सियासी सूरत-ए-हाल पर रोशनी डाली है, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो सारी जद्दोजहद रही, इसका सारा सेहरा जनाब बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ ज़रदारी साहब के सर है, और उसके साथ साथ जो है उन सियासी कारकुनों के सर है जिन लोगों ने ये सारी जद्दोजहद की। और पाकिस्तान का तारीख़ी जो अवामी लॉन्ग मार्च कराची से यहाँ से चला और वो 8 मार्च को इस्लामाबाद पहुँचा, और उसमें जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने जो ज़बरदस्त जद्दोजहद की और वो लॉन्ग मार्च के साथ हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस्तकबाल किया, वो भी एक तारीख़ का, सियासी तारीख़ का एक बहुत बड़ा, और एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का वो पहला लॉन्ग मार्च था जो कि उसने तकरीबन 1800 किलोमीटर का सफ़र तय किया। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस सिलेक्टेड नाहल हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, और जाते जाते उनके पास और तो कोई जवाब था नहीं, वो एक ख़त को बहाना बना गए। वो मैंने एक परसों एक शेर भी पढ़ा था, ख़त तो एक बहाना था, अपने आप को बचाना था। तो दरअसल वो ख़त वो कहते हैं कि 7 तारीख को आया, और वो 27 मार्च को वो परेड ग्राउंड में दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे 3.5 साल जो इनकी हुकूमत रही, उसमें तो ये अमेरिका के बहुत अच्छे बच्चे बन के रहे। सैयद गनी साहब ने 2-3 मिसालें भी आपको दी। मैं सिर्फ आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल में ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल किया? मैं कहना चाहता हूँ कि CPEC का मंसूबा क्यों नहीं मुकम्मल किया? क्यों अमेरिका के प्रेशर में रहे? क्यों नहीं उसको आगे बढ़ाया? यहाँ बहुत सारे दोस्त मेरे बैठे हैं जो कि बलूचिस्तान की सूरत-ए-हाल पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, वो भी बता सकते हैं कि CPEC पे कितना काम हुआ। आपने सारा इस ज़िंदगी और सारा हुकूमत का वक्त तो आपने अमेरिका की आशीर्वाद देने के लिए गुजारा, और आज आपको अमेरिका से वो ख़त याद आ गया जिसकी कहीं से कोई तस्दीक नहीं हो रही है। दोस्तों, साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी जद्दोजहद की है, आइनी जद्दोजहद की है, और हमने इमरान ख़ान को एक जमहूरी तरीके से, जमहूरी जद्दोजहद के तरीके से निकाला है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद जारी रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह 15 अप्रैल को ये जश्न निजात मना रही है, और इसी तरह के इवेंट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन पूरे सूबे सिंध के अंदर हर ज़िले सतह पे इस किस्म के जो तकरीबात हैं, बाद नमाज इशा रोज़ाना की बुनियाद पे भी और किसी न किसी दिन वो मुनक़्क़िद होते रहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, क्योंकि उनकी जो वो एक जद्दोजहद उनकी कामयाब हुई है, और इंशाल्लाह ये पार्टी के लोगों की जद्दोजहद लोगों के मसाइल के हल के हवाले से, उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए इंशाल्लाह बिलाल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में जारी रहेगी। क्या क्या कर रहे हैं वो मैं पक्का मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड बताइएगा कि हमने देखा अभी जो है PTI ने अभी जो मिलेनियम मॉल के बाहर जो एहतजाज किया था, उसमें हमने देखा कि कुछ ऐसे नारे लगे थे बाजवा साहब के खिलाफ। उसके अलावा जो है वो वॉल चॉकिंग का भी सुनने में आ रहा है कि वॉल चॉकिंग हो रही है उनके खिलाफ। और अभी जो नजर आतिश किया गया MDM का झंडा, और अभी साबिक वज़ीर आज़म जो है इमरान खान वो कराची आ रहे हैं हफ्ते को, जो तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, आगे का लाए अमल करेंगे। इस पर इसी में शामिल करिए, पासपोर्ट और झंडे जलाए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं सर? ये तालिबान की इतने इंतहा पसंद हो रही है कि हमने देखिए, मैंने एक बात अभी कही कि मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना बड़ा अनार्किस्ट फाशिस्ट नहीं देखा, और ये सारी चीज़ें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं
वो मेरी इस बात को साबित करती हैं कि ये इसी किस्म के लोग हैं। ये अजीब बात है कि जब हमारे इदारे गैर आइनी किरदार अदा करें और तुम्हें पैटर्नाइज करें और तुम्हें सपोर्ट करें जो गलत काम है, तो वो ठीक है, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को आइनी दायरे के अंदर लेकर आ जाएं जो बुनियादी तौर पर उनको करना चाहिए, तो आपको बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना पॉलिटिकल लोगों का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का और लीडर्स का काम होता है। ये जो परवेज़ इलाही साहब ने एक बात की थी, बाद में पता नहीं उनका क्या उस पर हुआ, ये जो नेपीज़ उसकी बदलते रहे, अगर कभी किसी ने बदलना छोड़ दी तो खुद भी बदल लो भाई कभी। तो अब प्रॉब्लम उनके साथ ये है, मैं ये समझता हूँ कि पासपोर्ट जलाना, किसी जमात का झंडा जलाना, इदारों के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पर एहतजाज करना कि वो अपने आइनी दायरे के अंदर रह के काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 100% ऐन आइन के मुताबिक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो हलफ लिया है, उन्होंने अपनी हलफ की पासदारी की कि अगर किसी ने हलफ तोड़ा है, अगर आइन तोड़ा है, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया। तो उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है, उनके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। पाक फौज भी अगर अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है तो उसके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है, उनको गालियां दी जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात आपने भी कही, ये भी इससे जुड़ी हुई है कि ये तमाम का तमाम जो न्याजी का टब्बर है, उन्होंने अपनी आइन की खिलाफ वर्जी की। सिर्फ अलवी ने नहीं, देखें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं भाई, सियासत में आप कभी जीतते हो कभी हारते हो। असम्बली में कभी आपकी अक्सरियत होती है, कभी अक्सरियत नहीं होती है। पीपल्स पार्टी तो इंतखाबात में धांधली का विक्टिम रही है। 88 में हमें नहीं जीतने दी गई सीटें, हम हुकूमत में बैठे, अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, हम बच गए, हुकूमत हमारी तोड़ दी गई, हम चलते रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 17 लोगों के साथ असम्बली में बैठी रही, उन्होंने असम्बली नहीं छोड़ी। एक आइनी और कानूनी और सियासी तरीक़ेकार था, हमने उसको फॉलो किया। लेकिन यहाँ तो अजीब बात है कि अगर इलेक्शन हार जाऊँगा तो भी नहीं मानूंगा, अगर मैं अक्सरियत खो दूँगा तो भी नहीं मानूंगा। एक बात जहन में रखें कि 342 मेंबर्स में से पीटीआई के पास 155 नशिस्तें थी, और इन 155 में भी बहुत सारे वो लोग शामिल थे जो आज़ाद जीत कर आए थे और बाद में उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी, उनको करवाई गई थी। तो असल अपनी पीटीआई की सीटें तो 172 थी ही नहीं। तो आपकी जो हुकूमत थी वो इत्तेहादियों के बलबूते पे चल रही थी। और ये बात मैंने एक मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा कही थी कि जब इंतखाबात करीब आएंगे तो कोई इत्तेहादी और हर वो आदमी जो भले पीटीआई के टिकट पे जीता हो, जिसको लोगों में जाना है, वो इमरान खान की नालायकी का बोझ अपने कंधे पे उठा के लोगों में नहीं जा सकता है। तमाम जमातों ने ये महसूस कर लिया कि इलेक्शंस आने वाले हैं, ये हुकूमत आवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बना रही है। इस हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने सौदे की हमारे इदारों के, लिहाजा हम लोगों को जवाब नहीं दे सकेंगे, वो इस हुकूमत से अलग हो गए। अब जब आपने अक्सरियत खो दी तो खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। असूली अखलाकी तौर पर होना तो ये चाहिए था कि वो रिज़ाइन कर देते जब देखा कि मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन नहीं, रिज़ाइन भी नहीं करूँगा, तो मैं एतमाद भी नहीं होने दूँगा, स्पीकर को भी इस्तेमाल करूँगा, सदर को भी इस्तेमाल करूँगा, डिप्टी स्पीकर को भी इस्तेमाल करूँगा, आइन शिकनी भी करूँगा, और अगर कोई आइन शिकनी को गलत कहेगा उसको गालियाँ भी दूँगा, और अगर कोई इदारा गैर आइनी किरदार अदा नहीं करेगा मैं उसको भी गालियाँ दूँगा, और सबको मैं जो है वो गद्दार करार दे दूँगा। तो मैं समझता हूँ जो बात मैंने पिछली मरतबा भी कही थी कि इमरान खान के पास, मैं कहता हूँ, ना उसकी उर्दू ठीक है, ना उसका जोग्राफिया ठीक है, ना उसका दिमाग ठीक है। और इस वक्त अगर इस मुल्क में सबसे बड़ा कोई ज़हनी मरीज़ है तो वो इमरान खान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा सही भाई ये बता दें कि क्या आप लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इस पर अभी भी काफ़ी इंतजार है कि आप लोगों का क्या फैसला होगा। दूसरा, MQM के साथ जो आपका मुआहिदा हुआ है, कल उन्होंने एहतजाज भी किया, वसीम अख्तर साहब ने कहा कि उनके इस मुआहिदे का कहीं जिक्र नहीं किया गया प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में, तो उस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? क्या गवर्नर सिंध भी MQM को देने जा रहे हैं? काफ़ी सवाल आते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? सिंध में भी MQM आपके साथ बैठेगी ट्रेजरी बेंचेस पे या अपोजिशन? देखिए, एक तो ये भी शामिल कर लें कि लोगों को ये बहुत है कि भाई क्या मुआहदात हुए वो बता दें, काफ़ी सूबे ये भी शामिल यार भूल जाऊँगा मैं। ये क्या है? जी मैं बता रहा हूँ।
पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हुकूमत में शामिल होने की बात है, मैं तो अभी कराची बैठा हूँ। ज़ाहिर है कि पार्टी लीडरशिप ने, हमारी सब पार्टी की सीनियर जो लीडरशिप है उनके साथ मशावरत करेंगे और जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा। और ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आज कल तक उसका ऐलान हो जाएगा। एक बात तो तय है कि हम जो नई हुकूमत बनी है उसका हिस्सा हैं। अब कैबिनेट में आते हैं नहीं आते हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो फैसला आज तक हो जाएगा। दूसरी बात जो कल वसीम अख्तर ने कहा, वो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात की थी और प्राइम मिनिस्टर ने क्या यकीनदहानी कराई थी, तकरीर में उन्होंने कहा नहीं कहा, ये वो ख़ुद उसकी वजाहत करेंगे। लेकिन जो मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान हुआ है उसके मुतल्लिक मैं कई मरतबा बता चुका हूँ और बड़ी वजाहत से बता चुका हूँ। और ये मैं आज दोबारा दोहरा देता हूँ कि MQM ने जितनी मीटिंग्स हुई उसमें सिंध काबीना में कोई वजारतों का मुतालबा नहीं किया। उनकी जितनी मीटिंग्स पीपल्स पार्टी के साथ हुई उसमें उन्होंने गवर्नर का मुतालबा नहीं किया। अब मुझे नहीं पता अगर PMLN के साथ या दीगर जो PDM की जमातें हैं उनके साथ उनकी जो बात हुई है उसमें गवर्नर की बात उन्होंने की या नहीं की, लेकिन मेरी जो मालूमात है उसके मुताबिक कि उन्होंने गवर्नर और कैबिनेट के अंदर वजारतों का मुतालबा नहीं किया। ये बात हमारी तरफ से ज़रूर हुई थी और बिलावल साहब ने तो 2 साल पहले कहा था कि हम चाहते हैं कि MQM सिंध हुकूमत का हिस्सा बने। तो अगर MQM ये चाहेगी कि वो कैबिनेट के अंदर आए तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी और उसमें आ जाएंगे। बाकी जो मुआहदे हैं वो पेपर पब्लिक हो चुका है, आपके पास मौजूद है। सेंसस के ऊपर हमारा मौक़िफ़ एक है, जाली डोमिसाइल के ऊपर हमारा मौक़िफ़ एक है। जो झूठे मुकदमात बने हुए हैं, झूठे हैं तो बिल्कुल कानून के मुताबिक उनको ख़त्म होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि उनके अंदर कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम ये कहें कि वो नाकाबिल अमल है। एक मिनट जी। देखें, अगर तो इनकी मकबूलियत इतनी होती और जो काम किए हुए होते तो ना तो ये NA 249 में जलील होते और ना ही ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जलील होते। इस वक्त मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि ये जितनी कोशिशें कर लें इंतखाबात में इनका हशर बुरा होना है। और मैं एक बात अब कहने जा रहा हूँ जो मैं बार बार कहता था कि जब चाहें जिस वक्त चाहें इनके MNAs और MPs को हम पार्टी में शामिल कराएंगे और अब वो वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम एक एक करके इनके लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराते जाएंगे। और ये सिलसिला सिर्फ़ सूबा सिंध तक महदूद नहीं होगा, ये सिलसिला पूरे मुल्क में चलेगा। बहुत सारे MNAs इनके ऐसे थे जो खुलकर आ गए सामने और उन्होंने कहा कि हम इनको वोट नहीं करेंगे। बहुत सारे MNAs ऐसे थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस वक्त अगर हम जाएंगे तो शायद मुनासिब नहीं है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मरहला मुकम्मल हो जाने दें, उसके बाद हम जो है इनसे अलग हो जाएंगे। तो PTI में जो तोड़ फोड़ मुझे इस वक्त नज़र आ रही है, जो टूट फूट होती हुई नज़र आ रही है, उसका अंदाज़ा अभी इनको नहीं है। ये जो खन्नास इनके दिमाग में है ना भरा हुआ कि ये गद्दारी के झूठे सर्टिफिकेट बांट के दूसरों को गद्दार कह के अपने आप को इस मुल्क के ऊपर तारी कर लेंगे, सवारी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि जो कल बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने कि इस मुरासले के ड्रामे की भी साफ़ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए ताकि पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता चले कि किस तरह एक आदमी ने अपनी ज़ाती मफाद, अपनी अना और हटदर्मी के लिए मुल्क के मफादात को दाव पे लगाया था। एक मिनट, इम्पोर्टेड हुकूमत तो मैं समझता हूँ कि PTI की थी, जिसको यहूदियों ने पैसे दिए, जिसको भारतीयों ने पैसे दिए, जिसको अमरीकियों ने पैसे दिए। और ये बात मैंने नहीं, हकीम मोहम्मद सईद ने कब 1996 में कही थी शायद, कि पूरी एक लॉबी है जिसने लॉन्च किया है इसको इमरान खान को। और बहुत सारे शहादतें मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ लोगों ने ये बातें कही हैं कि किस तरह इमरान खान को यहाँ पर लाकर इस मुल्क की सियासत के अंदर डाला गया, फिर उसको प्रोजेक्ट किया गया, फिर उसको एक्सपोजर बनाया गया, फिर उसको लीडर बनाया गया, फिर उसको इलेक्शन जिताया गया। ये सब आपके सामने है। और
इमरान ख़ान इतना मज़हब का ठेकेदार बनता है, आलम इस्लाम का लीडर अपने आप को कहलाता है, तो लंदन में जो इनके साले साहब हैं, जिन्होंने लंदन के मेयर का इलेक्शन लड़ा था और आजकल वज़ीर हैं वहाँ पर, उसके मुकाबले में जो इलेक्शन लड़ रहा था वो एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान था। उसकी मुखालफत की और अपने यहूदी साले की हिमायत की, उसकी इलेक्शन कैंपेन चलाई, उसको इलेक्शन में फंडिंग की। और ये मैं आपको बता दूं कि देखें, मुसलमानों में भी कुछ जो हैं वो बड़े प्रोग्रेसिव किस्म के मुसलमान होते हैं, जिनके अंदर बर्दाश्त होती है, बैलेंस्ड होता है, तमाम मज़ाहिब का मसालिक का एहतराम करते हैं। कुछ हमारे एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं जो ना किसी मसलक को बर्दाश्त करते हैं, ना किसी मज़हब को बर्दाश्त करते हैं, उनका नुक्ता नज़र बड़ा सख्त होता है। इसी तरह यहूदियों में भी इस तरह के लोग होते हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं जो मुसलमानों के सख्त तरीन मुखालिफ होते हैं, जो फ़लस्तीनियों के बहुत शदीद मुखालिफ हैं। और इमरान ख़ान का जो ससुराल है वो एक्सट्रीमिस्ट यहूदियों में जाना जाता है। अब अगर एक्सट्रीमिस्ट यहूदी की कैंपेन वो चलाए जाकर, चाहे उसका साला ही क्यों ना हो, वो अपने आप को ये कहता है कि नहीं, मैं तो जो है वो आलम इस्लाम का लीडर हूँ और बाकी जो मेरे ख़िलाफ़ हैं वो मुसलमान भी नहीं हैं, वो गद्दार हैं, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगा था। तो मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान का अपना माजी, चाहे वो अखलाकी जराइम हों, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइम्स हों, उन सब से भरा पड़ा है। इमरान ख़ान को ये ज़ेब नहीं देता कि ये बात करे। हम एक सवाल बार बार कहते थे, कोई जवाब नहीं देता कि इमरान ख़ान अपना ज़रिया मुआश बता दे कि उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। नहीं, साला तो साला ही होता है यार। जी जी संजय, आप कर लें। देखें, सदर तो ज़ाहिर है जो फ़ैसला हुकूमत में बैठी हुई इत्तेहादी जमातें करेंगी उन्हीं का होगा। लेकिन चूँकि आप सवाल मुझसे कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, तो हम तो यकीनन ये चाहते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी को सदर होना चाहिए। इसलिए कि आसिफ अली ज़रदारी के दौरे सदारत में इस मुल्क में जो तारीख़ी काम हुए हैं, जो आइन की बालादस्ती कायम हुई है, जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी का आगाज़ हुआ था, जो एक अदम बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हुई थी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा हुआ कि 2013 के इलेक्शन में जिनके नताइज पर हमें एतराज़ात थे, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से हलफ लिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का जो माजी है एज ए सदर, वो बहुत ताबनाक था। और अगर वो दोबारा सदर बनेंगे तो इस मुल्क में जमहूरियत मज़ीद मजबूत होगी। लेकिन ज़ाहिर है फ़ैसला जो है वो तमाम जमातों ने मिल के करना है, जो फ़ैसला वो करेंगे उस पर हम चलेंगे। दूसरी जो बात आपने कही, भाई वो तो केसेस भी चले, उसने तो जेल भी काटी, सारी चीज़ें हो गई। ये जो फ़राह गोगी साहिबा हैं, इनको तो अभी यहाँ आना है ना। और ये फ़राह गोगी, सिर्फ फ़राह गोगी पे बात नहीं रुकेगा भाई। जो नाम आपने लिया उसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी इसकी क़यादत से ज़बरदस्ती जोड़ा गया था। यहाँ जिनका नाम हम ले रहे हैं वो तो रहती ही बनी गाला में थी। उनके कहने पे तो चीफ़ मिनिस्टर्स लगे, उनके कहने पे सारी ब्यूरोक्रेसी लगती थी। तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसको उसके मियाँ को वापस आना चाहिए। उनका जो ताल्लुक़ इमरान ख़ान साहब की एहलिया से, उसको सामने आना चाहिए। और उसका जो हिस्सा इमरान ख़ान को पहुँचता था वो भी सामने आना चाहिए। और उनके वज़ीरों की जो करप्शन है उसको भी सामने आना चाहिए। काजी साहब को देखिए, जो मुझे याद पड़ता है, जो केस एंटी करप्शन के पास था वही केस नैब ने टेकअप किया। और नैब के मौजूदा कानून में उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी इदारे से करप्शन के मुतल्लिक़ कोई अगर केस हो तो उसको वो टेकअप करके बुला सकते हैं। तो नैब के पास इस वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़, वो सारे वही हैं जो सिंध में एंटी करप्शन ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी, शवाहिद इकट्ठे किए थे। जो दूसरी बात आपने की, हम ये समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो एंटी करप्शन का जो शोबा है वो भी सूबों के पास है और वो कानून और इदारे सूबों में होने चाहिए।
क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे, अदालतों का भी माहौल कुछ मुख्तलिफ था, ऊपर जो पार्लियामेंट में सियासी जमातें बैठी थीं वहाँ भी कुछ चीज़ें और थीं। अब तो एक वक्त ये आया कि PMLN भी कहती थी कि नैब गलत कर रही है, इवन असद उमर ने कहा कि गलत कर रही है, शौकत तरीन ने कहा कि गलत कर रही है, इमरान खान ने कहा कि गलत कर रही है। अगर तमाम जमातों का इस बात पर इतफाक़ था कि नैब के होने की वजह से और उसकी कार्रवाइयों की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है, मुल्क को नुकसान पहुँचता है, तो अब मैं समझता हूँ कि तमाम जमातें मिलकर बैठेंगी और ये फ़ैसला करेंगी कि क्या नैब को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो किस शक्ल में होना चाहिए, और जो ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं या जो कवानीन हैं वो वफाकी सतह पर कितने होने चाहिए और सूबों में किस तरह होने चाहिए। एक मसला असलू जी सही साहब, सिंध हुकूमत का बड़ा मुतालबा रहा था कि NFC में बड़े पैमाने पर कटौती होगी। अब आपको उम्मीद है कि वो कटौती नहीं होगी। दूसरा, अगस्त में शहबाज शरीफ कराची आए थे तो कह रहे थे कराची के साथ बड़ी ज्यादतियाँ हुई हैं, यहाँ एक नहीं 3 से 4 मेट्रो चलनी चाहिए और शहर को मैं बड़े पैमाने पर तरक्की दूँगा। तो वो उनको एक आध रोज में दोहरा मतलब के शर्त करीब कराची आ रहे हैं, तो आप उनको याद दिलाएंगे शहबाज शरीफ को वसीम अख्तर इस तरह एहतजाज करके? देखिए, ये एजाज़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास है कि 2010 में हमने एक NFC किया जो इत्तफ़ाक़ राय से हुआ, जिस पे वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें मुत्तफ़िक हुई। हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी, बलूचिस्तान और KP में इत्तेहादी हुकूमतें थीं और सिंध में हमारी हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासी मेचोरिटी थी उसका मुज़ाहरा हुआ और एक NFC हो गया। आज हम 2022 में बैठे हैं, कोई हुकूमत दूसरा जो मेरे ख्याल 8वां होना है शायद, NFC अवार्ड जो है वो नहीं कर सकी। इस वक्त माहौल ऐसा है कि तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो इस बात पे इत्तफ़ाक़ करती हैं कि NFC अवार्ड होना चाहिए, और जिस किस्म की पॉलिटिकल मेचोरिटी हमें नज़र आ रही है, मुझे यकीन है कि ना सिर्फ ये कि NFC अवार्ड पे इत्तफ़ाक़ हो जाएगा, बल्कि जो सूबों के ख़दशात हैं वो भी दूर होंगे, और जहाँ जिन शहरों के साथ, जिस तरह आपने कराची का ख़ास तौर पर हवाला दिया, जहाँ जहाँ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो ज़्यादतियाँ भी ख़त्म होंगी और उसका अज़ाला किया जाएगा एक इम्तियाज़ को। इसके बाद भाई, पहले जब पाशा था, जब सपोर्ट थी, कितने दिन 126 दिन बैठे थे, तब भी खाली कुर्सियों से खिताब करते थे, जिस तरह आए थे उस तरह वापस चले गए। अब तो कोई पाशा वाशा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और बहुत सारी ATMs भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि ये कर ले ऐलान, लेकिन मैं आपको जो बात पहले कह चुका हूँ कि PTI में जो टूट फूट मुझे नज़र आ रही है ना, वो इतनी हैरानकुन होगी कि इमरान खान की सोच होगी। आप क्या समझते हैं कि जो लोग ये झंडे जला रहे हैं, जो लोग गालियाँ दे रहे हैं, जो लोग पासपोर्ट जला रहे हैं, उसके बाद ये लोग इनके साथ खड़े होंगे? मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी के अंदर भी पाकिस्तान से मोहब्बत है, हुब्बुल वतनी है, वो ऐसे लोगों पे लानत भेजेगा और वो उससे निकलेगा। अब जब ये लोग कल दोबारा जाएंगे लोगों के पास और कोई खड़ा होकर उनसे पूछे कि हमें बताओ कि पाकिस्तान का पासपोर्ट आप लोगों ने जलाया था, तो ये किस मुंह से उनसे वोट मांगेंगे, किस मुंह से उनको जवाब देंगे? तो ये PTI के लिए जो आने वाले दिन हैं वो इतने आसान नहीं हैं। बाकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करना उनका हक़ है, एहतजाज करना उनका हक़ है। अभी थोड़ा थोड़ा नया नया जोश है, थोड़ा कर लेने दीजिए, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपसे भी पूछूंगा, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, न्याजी भी इधर ही होगा। अगर बाहर हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी उसके अंदर ताकत है। एक मिनट, उसके बाद फिर बताइए। मेरा हो गया सर। वो अहम जिम्मेदारी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बात मैं कह चुका हूँ, इसको हमने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सिंध हुकूमत का तो पहले से ये था मुतालबा कि मिनिमम वेज जो है 25,000 होनी चाहिए, और अगर ये पूरे मुल्क में हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और ये मैं समझता हूँ ज़रूरत भी है। मैं आपको वजह से बताऊँ कि जब 16,000 रुपये मिनिमम वेज थी तो डॉलर $100 का था, और उस वक्त $160 मिनिमम वेज बनती थी। जब हमने 25,000 की तो उस वक्त भी वो 25,160 बनते थे, और गालिबन डॉलर 150 के करीब कुछ था। आज अगर डॉलर को हम $160 को मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 29,000 से भी ज़्यादा मिनिमम वेज बनती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 25,000 भी फ़िलहाल हुई है तो ठीक है, लेकिन शायद आगे चल के हमें इसमें मज़ीद जो है इजाफा करना पड़ेगा। सही भाई, ये बस यार सब जानते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें
सियासत में फौज की मुदाखलत और सियासत में जो है ना अदम रवादारी की वजह से ही सब कुछ आज सामना करना पड़ रहा है कौम को। ये बताया जाता था कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो आगे बढ़कर एक नई मीसाक जमहूरियत जो है ना वो पर दस्तखत करने जा रहे हैं। उस मीसाक जमहूरियत का क्या हुआ? ये रवादारी फिर से ख़त्म होगी, फिर से जो है ना वो इंतशार पैदा होगा सियासत, और फिर से जो है ना वो गैर सियासी कुव्वतों को सियासत में मुदाखलत करने का मौका फराहम होगा। तो क्या ये मीसाक जमहूरियत के लिए कुछ अपोजिशन ने मतलब होमवर्क किया या नहीं किया? देखें, एक तो मैं आपसे गुजारिश कर दूं कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी हालात हैं उसमें हमें इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना फ़ौज और ना अदलिया कोई गैर आइनी किरदार अदा कर रहे हैं। अगर वो अपने आइनी दायरे के अंदर गए हैं तो हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि आइंदा ये काम ना हो जो माजी में हुए थे। जो इस वक्त सियासी जमातें जिस मेचोरिटी का मुजाहरा कर रही हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसके अंदर बहुत बेहतरी आएगी। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई सारी सियासी जमातें जो हैं वो आपस में जम हो जाएंगी या इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी। मैं ये समझता हूँ कि जब इंतखाबात होंगे, जब भी हों, 6 महीने में हों, 8 महीने में हों, 1.25 साल में हों, ये सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेंगी। कहीं कहीं हो सकता है कि कोई इत्तेहाद हो जाए किसी का, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि सारी सियासी जमातें एक साथ और इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन एक दूसरे के सामने लड़ेंगे, हम अपना मंशूर लेकर जाएंगे, बाकी जमातें अपना मंशूर लाएंगे और फैसला इस मुल्क के लोगों के पास होगा। तो ये जो कुछ हुआ है इस मुल्क को राइट ट्रैक पर लाने के लिए हुआ है, आइन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए हुआ है, इस मुल्क से जो फाशिज़म है उसको ख़त्म करने के लिए हुआ है और आइन की पासदारी के लिए हुआ है। और अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसमें सारी सियासी जमातों की कामयाबी होगी। थैंक यू। आखिरी सवाल आप जी। सड़कों पर तो एहतजाज हो रहा है, लेकिन असेंबली के अंदर भी सूरत अच्छी नहीं है। तहरीक इंसाफ कह रही है हम रिजाइन कर देंगे, रिजाइन कर भी दिए बहुत सारे लोगों ने। सनी असम्बली में भी ये हो रहा है कि अगर आप सनी असम्बली से रिजाइन करते हैं तो किस तरह चलेगी हुकूमत बगैर अपोजिशन की? पहली बात यह है, जो मेरा ख्याल है कि इस्तीफ़े अभी तक तो नहीं पहुँचे, शायद मंजूर नहीं हुए। हालांकि कायम मकाम स्पीकर इन्हीं का है और किस किस्म का आदमी है वो भी आपको पता है, आइन शिकन आदमी है। अगर कानूनी तौर पर देखें ना, अब आइनी तौर पर उसमें यह है कि हर मेंबर अपना इस्तीफ़ा हाथ से लिख के देगा स्पीकर को, और स्पीकर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो इस्तीफ़ा उसके पास आया है वो मेंबर ने अपनी मर्ज़ी से दिया है। ये उसकी ज़िम्मेदारी है स्पीकर की। अगर आप ये इस्तीफ़े देखें तो ये पहले से पीटीआई के लेटर हेड पर एक फॉर्मेट था, उसकी कॉपियाँ निकाली गई हैं और उसके ऊपर तमाम मेंबर्स के नाम लिखे गए हैं और फिर उसके ऊपर दस्तखत लिए गए हैं। तो मेरी राय में ये इस्तीफ़े कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। अगर देने हैं, जो उनका हक़ है, चाहें तो अपने अपने हाथ से मेंबर्स इस्तीफ़ा लिखें, जाकर स्पीकर के हाथ में दें और उससे कहें मेहरबानी करें, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लें। तो जहाँ इस्तीफ़ा कबूल हो जाता है वहाँ पर बाई इलेक्शंस होंगे और पीटीआई की मर्ज़ी है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे दें। मैं ये समझता हूँ कि उनके इस्तीफ़े देने से ये ज़रूर होगा कि जो कुछ अजीब मखलूक असम्बलियों में आ गई है, जिन्हें ना सियासत का पता है, ना आइन का पता है, ना अखलाकियात का पता है, ना कानून का पता है, उससे ये असम्बलियाँ ज़रूर पाक हो जाएंगी। बिस्मिल्लाह करें, इस्तीफ़े दें ताकि ज़िमनी इलेक्शन हो, इनको अपनी मकबूलियत का भी पता चले और अपनी हैसियत